तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोडे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 443 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को अपनी अर्थ वापस मिल जाती है, जिसके लिए लू फेंग को 50 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स वापस देने होते हैं। लू फेंग ऐसा कर भी देता है क्योंकि लू फेंग एक यूनिवर्स मास्टर बन चुका था और वो लोग लू फेंग की पोटेंशियल के बारे में जानते थे कि हो सकता है कि लू फेंग उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, इसलिए वो लोग लू फेंग को बड़ी ही अच्छी से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे लू फेंग ये भी डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे मिल्की वे में हमेशा के लिए रहने वाला है और अपने एक बॉडी को वहाँ पे भी रखेगा जो कि उसका नॉन इमोटनेस बॉडी होने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर गॉड कंट्री का सीन दिखाया जाता है जो कि वोल्केनो से भरा होता है, जहाँ पे हमेशा मैग्मा फ्रंट आउट होता रहता है। तभी वहाँ पे हमें मोलू का स्कल्पचर दिखाया जाता है जो कि एक गॉडली प्लेस में बना हुआ होता है। बताया जाता है कि मोलू वर्चुअल मस कंपनी का एक टैलेंट्स में से एक है जो कि 30,000 साल पहले अनडाइंग बना था। जब वो एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग था तो वो एक पानिकल ऑफिशियल लेवल डाइंग बीस्ट नोन के जिसका नाम वाइल्ड बीस्ट ऑफिशियल था उसके नाम से जाना जाता था। लेकिन जब लू फेंग ने उसको हराया था तो वहाँ पे वो लू फेंग के द्वारा सप्रेस कर दिया गया था। लू फेंग ने उसको सरपास कर दिया था, यहाँ तक कि नहीं लू फेंग ने बोलान और रोंगजुन को भी सरपास कर दिया था। यहाँ पे वही सारी पुरानी बातें याद हो रही होती हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे हमें मोलुओ को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने 3 बीइंग्स आ जाते हैं। वो आगे कहता है ग्रीटिंग टीचर। अब उसके टीचर का नाम साउथ फॉक्स कंट्री मास्टर होता है। उससे कहता है कि गानू नट लार्वा। अब यहाँ पे गानू कंट्री मास्टर मोलुओ की तरफ देख कर कहते हैं मोलुओ तुम अपने क्राइम्स के लिए अवेयर हो। अब क्राइम्स वो भी हैरान हो जाता है। लू फेंग यहाँ पे चलो इन सबको शॉर्ट में डिटेल में हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबा जाने वाला है और यहाँ पे ये बकवासी बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे क्या होता कि बहुत अरसा पहले लू फेंग से ये मोलू ने यहाँ पे झगड़ा किया होता, आपको याद होगा, तो मुझे भी याद नहीं वैसे, लेकिन ये बहुत पहले का जब लू फेंग सेक्टर लॉर्ड में था। सब लोग यहाँ पे बोलान रोंगजुन उनसे भी ज़्यादा पावरफुल थे, उन सबको जीनियस माना जाता था। मोलू भी उन सब में से एक था। लू फेंग उस वक्त तक इतना पावरफुल नहीं था। उस वक्त में मोलू ने लू फेंग के साथ बहुत ही बुरा किया था, जिसके कारण आज लू फेंग ने उससे बदला लिया। आज उसके क्राइम के कारण यहाँ पे उसको यहाँ पे सजा दी जा रही है, जबकि लू फेंग की स्टेटस इतनी ज़्यादा हो गई तो ये सब भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उसे अपने क्राइम को एडमिट करने के लिए कहते हैं, वहाँ पे उसको सज़ा दी जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है इन सब के बारे में मैं डीप से नहीं जानता, मैं बताने वाला नहीं हूँ। और अब फिर हमें बताया जाता अर्थ के बारे में कि मोलुओं को मार दिया जाता है और फॉरेन लिविंग जितने भी होते हैं सिटीज़ और ओशंस पे उन सबको वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मस कंपनी ह्यूज एक्स डोजो यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस यूनिवर्स फर्स्ट बैंक यूनिवर्स स्टार रिवर बैंक सबकी तरफ से एक ही ऑर्डर आया था कि यहाँ पे 3 दिन के अंदर अर्थ को छोड़ के जाओ वरना मारे जाओगे। जितने भी पावरफुल फैमिलीज थे इन सारी यूनिवर्स मास्टर के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। वो यहाँ पे अर्थ को नहीं छोड़ के जाना था, लेकिन फिर भी वो लोग छोड़ के गए क्योंकि उन्हें डर था अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मार जाते हैं। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे लू फेंग अपने अर्थ को देखता है जहाँ से सारे लोग निकल चुके होते हैं। यहाँ पे लू फेंग अपने अर्थ को देखता है और कहता है 1 लाख साल बीत चुके हैं, अर्थ कैसा होगा। लू फेंग उसके नीचे अपने अर्थ पे आ जाता है। अर्थ को एक टॉप टायर SSS ग्रेड लाइफ प्लान के रूप में स्टैंडर्डाइज किया गया होता है। वहाँ की टेक्नोलॉजी नेचर बहुत आगे तक चली जा चुकी थी। लू फेंग कहता है कि अर्थ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। अब लू फेंग की वाइफ जीजिन भी आ जाती है जो कहती है कि ये अर्थ डिफरेंट में और भी फ्यूचर होने वाला है, वहाँ पे हर एक चीज़ खुशहाल से बीत रही होती है, सारी चीज़ें ठीक थी। लू फेंग ने अपने रिमोट ओशन बॉडी को भी यहाँ पे छोड़ दिया था जो कि अभी लू फैमिली के हाउस में बैठा हुआ था। वो सिर्फ क्रूशियल सिचुएशन में ही बाहर आएगा। लू फेंग की बॉडी के हिसाब से कोई भी अभी यहाँ पे कोई भी उसे नहीं हरा सकता है, यहाँ पे कोई भी
उससे पंगा लेने की नई कोशिश करेगा। अब लूफिंग उससे कहता है यूजिन, मैंने अर्थ पे आया तो रियलाइज़ किया था स्टार ट्रैवल लेवल्स यहाँ पे हमेशा से देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जनरली लोगों के लेवल स्टार ट्रैवल्स थे। पहले जब लूफिंग सीरीज के शुरुआत में था तो स्टार ट्रैवल भी बहुत ही बड़ी बात मानी जा रही थी, लेकिन अभी देखो अभी तो रास्ते में ही स्टार ट्रैवल्स को देखा जा रहा है और यहाँ पे कई सारे हैं। यहाँ पे स्टार ट्रैवल बहुत ही कॉमन हो गया था। यूजिन ने कहती है हाँ, इन 1 लाख सालों में अर्थ बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है और मेजोरिटी लोग स्टार ट्रैवल लेवल में जा चुके हैं। अर्थ की मिस्टीरियस टॉप सीक्रेट इन सब के कारण यहाँ पे ये सब हो पाया है। इन सब की पावर ग्रेजुअली बढ़ती गई, जनरेशन टू जनरेशन पावर ऐसे ही बढ़ती जाती है। इन सारे ईयर्स में उन सब में यूनिवर्स की रिसोर्सेज को यूज़ करके वो सब पावरफुल होते गए हैं। लूफिंग में स्माइल करता है और कहता है ये सब अर्थ की पॉपुलेशन की वजह से हुआ, क्योंकि वो हमेशा ब्रेक थ्रू करते जाते हैं और अपनी लिमिटेशन को तोड़ते जाते हैं। लूफिंग भी हामी भरता है। अब इन सारे जितने भी ईयर्स होते 1 लाख सालों में अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर कई लोगों को जो कि अर्थ पे थे वो यूनिवर्स के बाहर भी जाना पड़ा, वहाँ पे चाहो तब घूमना पड़ा। लूफिंग की अगर फैमिली की बात करें तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मिलियंस में चली जा चुकी थी, 100 मिलियंस में। तो बाकी सब अर्थ की पॉपुलेशन का तो आप सब हिसाब लगा ही सकते हो। जिसके हिसाब से जैसे लूफिंग अर्थ में रोम किया था वैसे ही करके सारे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जो पावरफुल बीइंग थे वो बाहर जाते गए अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। टाइम पास होता गया और यहाँ पे ऐसे होता है। अब बताया जाता कि अर्थ को एक प्रेग्नेंट लेडी को और मतलब प्रेगनेंटी आती है यहाँ पे। जैसे मान लो मैं आपको डीप अच्छे से समझाया था, यहाँ पे अर्थ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, जिसके कारण जितने भी सोलर प्लैनेट्स थे उन सबको भी हैबिटेट बनाया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज़, उन सबको अर्थ पे ला के न्यूच्योर कराया जाता है। प्रेग्नेंट होने के बाद 2-3 मंथ के बाद अगर यहाँ पे आ गया तो वो अर्थ के जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं जिसके की सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसको किया जा सके, जिसके कारण उन सब के आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे ऐसी कई सारे बकवास लिखी होती है जो कि वाइफ और हस्बैंड की बातें होती है, इसको मैं इग्नोर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बताया जाता है कि अर्थ पे टोटल ब्रांच ऑफ 11 अनडाइंग स्पिरिट आ चुकी होती है, जहाँ पे लूफिंग और थंडर गॉड तो पहले थे, 5 तो पहले से ही थे और यहाँ पे और भी थे। अब नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी यहाँ पे आने लगे थे। यहाँ पे ऐसे ही चलता गया तो एक दिन अर्थ रेस इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो बाकी सब रेसेस को भी टक्कर दे पाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही सारी बातें होने लगती हैं जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही फालतू की एडिटर जो कि राइटर है वो इसको लॉन्ग करने के लिए ऐसे ही कई सारी चीज़ों को एडिशनल में ऐड कर चुके हैं, तो इन सबको मैं स्किप कर रहा हूँ। और अब फिर हमें बताया जाता है कि अर्थ पे जो एलियन इमिग्रेंट्स थे उन सबको तो हटा गया था और यहाँ पे मैरीन रिसोर्सेज और बाकी सबको परफेक्ट तरह से इन्हांस किया गया, जहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट हुआ। और 1000 स्टोरी नॉर्मल बिल्डिंग, मतलब 1000 स्टोरी जो होता है उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब जगह बनाया गया, 1 और 2 स्टोरी लाइन पे तो बात ही नहीं होती है। यहाँ पे सबको फिर से रिहेबिलिट किया गया, सबको और भी स्पेस मिली, जहाँ पे सबकी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो गई थी। फर्स्ट थिंग लूफिंग ने जो किया था वो यहाँ पे अपने अर्थ को बूस्ट करने की था। वो अपने रेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, वो अपने रेस को पावरफुल बनाना चाहता था, ताकि वो जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे और भी ज़्यादा बंदा पावरफुल होता जाए। देखा जाए तो इस यूनिवर्स में यानसन रेस आते हैं, जिसकी रेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो बॉर्न होने के साथ ही सेक्टर लॉर्ड में होते बच्चे से ही, वैसा ही लूफिंग अपने रेस को ही बनाना चाहता था। अर्थरिंग ब्रांच यहाँ पे कुछ यूनिवर्स नाट्स और कुछ अनडाइंग स्पिरिट्स को बना दे तो यहाँ पे उसके यूनिवर्स मास्टर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लूफिंग इंतजार करता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है लूफिंग ऐसे हर एक चीज़ को बारे में याद करता है कि कैसे कैसे उसके साथ 1 लाख साल में हुए थे। लूफिंग अपने इस्तेमाल करता है और कहता है कि इन समय उसने बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया है, उसके पास समय तक नहीं था इन फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए भी। उसके बेटा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुकी है, लू फैमिली की वेल्थ इन्फिनाइट हो चुकी है, लेकिन उसको अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है। वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है ताकि वो अपने किसी भी गलत तरीके से रिसोर्सेज को ना यूज कर पाए।
यहाँ पे लू फेंग फैमिली बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहा होता है। लू फेंग कहता है ठीक है, ये जैसा है उसको चलने दो। लू फेंग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि थोड़े समय बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे लू फेंग अपने गॉडली पैलेसेस के बारे में पास जाता है जहाँ पे 12 जाइजेंटिक पिलर्स होते हैं। सडनली वहाँ पे लू फेंग अपने बॉडी को 6000 माइल लंबा कर लेता है। वो अपने तीनों बंदों की तरफ सामने देखता है। अब यहाँ पे में दिखाया जाता है कि लू फेंग असल में 800 लाइट ईयर्स दूर एक पावरफुल गार्ड्स की तरफ जाता है जो कि असल में एक जगह होती है। वहाँ पे 3 बेंग्स लू फेंग के सामने झुके होते हैं, जिनमें से एक बंदा गानू और दूसरा कंगजो और तीसरा नर्थ लार्वा होता है। और यहाँ पे लू फेंग उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छा जॉब। अब तीनों के तीनों यूनिवर्स नाइट होते हैं और वो सभी पहले तो लू फेंग से पावरफुल थे, लेकिन लू फेंग इस नतीजे पे आ चुका है कि लू फेंग आज उन सभी से पावरफुल है। यहाँ पे लू फेंग उन सबसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम सबसे कुछ काम है, इसलिए वो तुम सबको करना होगा। तो ये सुनकर वो सब कहते हैं कि हमारा ऑनर होगा कि हम आपको सर्व करेंगे। तो लू फेंग इस्तेमाल करते और कहते हैं कि अब से तुम यहाँ पे इंचार्ज रहोगे, तुम यहाँ पे मुझसे वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें किसी चीज़ की मदद होगी, और यहाँ पे तुम मैं कीप सेक को क्रॉस कर सकते हो अगर तुम्हें किसी चीज़ की मदद होगी या फिर तुम मुझे बुलाना चाहते हो। तो ये सुनकर तीनों यूनिवर्स नाइट कहते हैं ठीक है। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से उन सबको भेज देता है, वो सब चले जाते हैं। अब लू फेंग जो कि पहले 6000 माइल्स लंबा था, वो आराम से उस गॉडली पैलेस में खड़ा था। और लू फेंग कहता है कि मैं गॉडली पैलेस तो बहुत ही बड़ा है, मैं अभी सेकेंड लेवल ऑफ स्टार टावर को स्टडी कर रहा हूँ और मैं अभी भी सेकेंड लेवल ऑफ सीवू विंग्स को कम्प्लीटली नहीं समझ पाया हूँ जो कि स्टार टावर से इंफीरियर है, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम अपने सीवू विंग्स पे स्टडी करने में बिताने होंगे। लू फेंग इसी के साथ गायब हो जाता है और वो एक ही झटके में अर्थ के पास आ जाता है। अर्थ 1000 लाइट ईयर्स के अंदर ही आता था, जिसके हिसाब से लू फेंग बड़ी आसानी से वहां पे आ जा सकता था। लू फेंग की फ्लाइंग और टेलीपोर्टेशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब हमें बताया जाता कि आखिर लू फेंग ने उन तीनों नाइट्स को ऐसा क्या कहा था। असल में प्राइमरी सिटी लू फेंग से चाहते थे कि वो भी डिस्पल को रखें, लेकिन लू फेंग अभी खुद पे ध्यान देना चाहता था, वो खुद को ट्रेन करना चाहता था। वो अभी तक यूनिवर्स मास्टर के लॉ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन लेवल तक नहीं गया था, इसी कारण वो अभी डिस्पल को नहीं ले सकता था। उसने अपने 3 यूनिवर्स नाइट जो कि उसके क्लोज है चूजे ने उसको ये डील दे दिया था कि तुम एक डिस्पल बना और उसे ट्रीट करो। यहाँ पे लू फेंग ने इन सबको काम किया था और उन सबके कनेक्शन के कारण कोई भी ये काम नहीं होने वाला था। और अब फिर हमें सीन के उन तीनों नाइट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नर्थ लार्वा नाइट गानू से कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग हॉर्डर लीडर से सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल पाए, मैं तुम्हारा रिपे भी नहीं कर सकता। तो गानू कहता है कि तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, ये कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। अब लू फेंग के साथ कनेक्शन बनाना ही ये बहुत बड़ी बात होनी है, क्योंकि लू फेंग एक यूनिवर्स मास्टर बन चुका है और वो सब नाइट्स थे जो कि लू फेंग उन सबसे बहुत ज़्यादा थी और इस तरह से कनेक्शन बनाना किसी और के लिए भी नामुमकिन था। और यहाँ पे सारे नाइट्स भी जल जाएंगे अगर सबको पता चला कि यहाँ पे इन तीनों का कनेक्शन लू फेंग के साथ डायरेक्टली है। फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग का दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपनी गॉड कंट्री के साथ ही अर्थ तक का एक टेलीपोर्टेशन चैनल बनाता है जो कि एक पोर्टल टाइप का होता है, जहाँ पे वो एक ही सेकेंड में वहाँ तक जा सकता है। दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पे 12 साल और बीत जाते हैं। लू फेंग ने सेविंग्स को और भी सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन इन 12 सालों में लू फेंग ने अपने सेकंड फॉर्म को फाइनली कंप्रीहेंड कर लिया था। लू फेंग टेलीपोर्ट करता है और एक साइलेंट स्काई 100 लाइट ईयर्स दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लू फेंग कहता है चलो मुझे अपने सीवू विंग्स के पावर को देखने दो, जो कि अभी लू फेंग सेकंड फॉर्म्स को यूज़ करने वाला है। 4 विंग्स सीवू विंग्स एक टॉप टायर ट्रूथ वेस की कैटेगरी में आता है और वो अभी सेकंड फॉर्म को यूज़ करने वाला था, वो भी 4th विंग के साथ। अब ऐसा ही करता है लू फेंग का फर्स्ट फॉर्म स्पेस एंड टाइम का डिसऑर्डर करने वाला था। लू फेंग जानना चाहता था कि आखिर सेकेंड फॉर्म क्या है और तभी लू फेंग उसको यूज़ करता है। गॉडलेस एंडलेस बर्निंग पावर निकलने लगती है, यहाँ तक कि वो चाहता
तब पूरी तरह से शॉकवेव प्रोड्यूस करने लगती है। सेकेंड लेवल ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ सी विंग्स कंप्लीटली यूटिलाइज करने पा रहा होता है लू फेंग ने। विंग्स और भी शार्प हो चुके थे, गोल्डन थ्रेड्स अपीयर होने लगते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे सी विंग्स बहुत ही एक पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा था, एक टॉप टायर ट्रू ट्वेल्स की तरह। वहाँ पे स्काई गोल्डन लाइट से भर जाती है। लू फेंग यहाँ पे ओवरली सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि चाहे जितनी भी पावर क्यों ना हो लू फेंग को थ्रिल नहीं कर सकती है। अब दिखाया जाता है लू फेंग जैसे ही उसको यूज करता है वहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक स्टार लेवल स्ट्रेंथ बीस्ट 1.2 लीटर्स लाइट पार में एक कुछ स्ट्रेंज बीस्ट लेवल प्लैनेट होती है और उसकी तरफ देखने लगता है। लू फेंग को एक कंस्ट्रक्शन टीम 2.9 लाइट ईयर दूर दिखने लगता है, वहीं पे 3.8 ईयर लाइट दूर एक स्पेसशिप दिखता है, वहीं पे 19.6 लाइट ईयर्स दूर एक सेटेलाइट टीम को देखता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग का वह ब्लरी गोल्डन लाइट 80 स्क्वायर लाइट ईयर्स तक में फैल गया होता है और बताया जाता है कि सेकेंड फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उन 80 स्क्वायर लाइट ईयर्स में लू फेंग हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, वो जान सकता था कि आखिर उसमें क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये देखकर तो लू फेंग भी थ्रिलिंग करने लगता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर भी इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने जॉइंट एरिया में सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। लू फेंग ने जो यूज़ किया होता है वो बहुत था। 80 मिलियन लाइट ईयर्स के अंदर जो भी चीज़ था वो सभी लू फेंग के ही कंट्रोल में था। लू फेंग चाहे तो उन सबको आराम से यहाँ पे एनिलेट कर सकता। लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसको कंट्रोल ना करे लू फेंग तो जितने भी स्टार्स है वो एनिलेट हो सकते हैं। यहाँ पे लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लू फेंग यहाँ पे अपने एक स्टार की तरफ पॉइंट करता सप्रेशन दिखाया जाता है। जितने भी स्टार्स 3 प्लैनेट्स तो कई सारे एस्टेरॉइड्स थे उसके ग्रेविटी के अंदर एक ही झटके में मार देते हैं और इस पावर से लू फेंग किसी भी यूनिवर्स नाइट को एक ही झटके में मार सकता है। और दिखाया जाता है कि उस एक सप्रेशन से लू फेंग पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर देता है। मतलब समझ लो कि अभी लू फेंग की पावर का सब शुरुआत है। लू फेंग अभी से एक सोलर सिस्टम को ऐसे ही खत्म कर सकता है। लू फेंग तो 80 मिलियन लाइट ईयर्स के अंदर जाता है, जहाँ पे 80 मिलियन नहीं 80 लाइट ईयर्स के अंदर आता है। तो जान लीजिए कि 80 स्क्वायर लाइट ईयर्स में लू फेंग जितने भी आता है सोलर सिस्टम को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से लू फेंग की पावर है, चलो आप लोग कमेंट में बताओ कि लू फेंग वर्सेस तंगसन होगा, जो कि तंगसन अपने सूर्य गॉड लेवल में होगा और अपनी सी गॉड की पावर को भी यूज कर रहा हो, तो बताओ कि आखिर कौन जीतेगा, लू फेंग या फिर तंगसन। ऑब्वियसली आप लोग तो जानते ही होंगे। अब ये मत कहने लगना कि तंगसन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी लू फेंग ने तो सिर्फ यूनिवर्स मास्टर ही बना है, वो तो अपने फाइनल फॉर्म को अचीव तक नहीं किया। आप लोग कमेंट में बताना कौन जीतेगा, हो सके तो तर्क भी दे देना कि किस हिसाब से कौन जीतेगा। और अब फिर लू फेंग ऐसे ही कर रहा होता, अपने पावर को चेक कर रहा होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो यूनिवर्स मास्टर से भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर से। लू फेंग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि ये चीज़ यूनिवर्स मास्टर के टाइम और स्पेस से कंट्रोल से भी ज़्यादा पावरफुल था। वो क्लियरली हर एक चीज़ को फील कर पा रहा था। यहाँ पे जितने भी चीज़ थे जो कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से इन्फीरियर थे उन सबको फील कर पा रहा था। लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे सी विंग्स। और लू फेंग बहुत ही खुश था। फर्स्ट फॉर्म टाइम और स्पेस के डिसऑर्डर में कर सकता है, सेकेंड फॉर्म एक्चुअली में पूरी तरह से स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पे कंट्रोल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जितना कम रेंज होगा। अब आप लोग में से कई सारे पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे लू फेंग आखिर कब अपने टीचर को रिजरेक्ट करेगा। तो अभी लू फेंग एक यूनिवर्स मास्टर कंप्लीटली नहीं बना है, वो सिर्फ एक यूनिवर्स नाइट है और यहाँ पे किसी को रिजरेक्ट करने के लिए आपके पास कम से कम पावर यूनिवर्स मास्टर लेवल की होनी चाहिए, तभी किसी को रिजरेक्ट किया जा सकता है। तो अभी वेट करो, लू फेंग जब यूनिवर्स मास्टर बनेगा तब देखा जाएगा। फिर लू फेंग ऐसे ही करता और कहता है कि मेरी जो कंट्रोल साइज है वो इम्प्रेसिव है, आज से मैं इसके एबिलिटी को यूज कर पा रहा हूँ और आखिरकार कौन ही ये डाउट कर पाएगा मेरे इस एबिलिटी को देखकर कि मैं एक यूनिवर्स मास्टर नहीं हूँ। और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं अपने सेकेंड फॉर्म को गोल्डन कंट्री का नाम देने वाला हूँ, जो कि लू फेंग इसी का यूज़ करने वाला होगा। फिर लू फेंग के पास 2 ऑफ सी विंग्स आ चुके थे। गोल्डन किंगडम एक ऑक्सिलरी पावर की थी, लू फेंग इसको आराम से यूज़ कर सकता था। अब देखा जाए तो लू फेंग और बाकी सब यूनिवर्स मास्टर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस था टाइम और स्पेस की कंट्रोल में। लू फेंग ने इसको सीख लिया है। लू फेंग
लूफेंग की जो एरिया ऑफ रेडियस थी वो बाकी सबसे भी बहुत बड़ी थी। लूफेंग इन सब के बारे में और भी सीखने लगता है। क्लियरली देखा जाए तो सीवी विंग्स कुछ लैक ऑफ सर्टेन में कंपोनेंट्स में लैक करता है, लेकिन लूफेंग जानता है कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी यहाँ पे और भी अच्छे से वो इन सब को यूज कर पाएगा। क्या पता यहाँ पे लूफेंग अपने इसके थर्ड फॉर्म को भी अनलॉक कर ले, लूफेंग को बाकी सारे कंपोनेंट्स भी मिल जाए जो कि सीवी विंग्स को परफेक्शन पे ले जाए। एक और फ्यूजन और सीवी विंग्स से टॉप टायर ट्रू टेरेस में आ जाए। अगर एक और फ्यूजन होगा तो लूफेंग तो ये सोच के पूरा चकरा रहा होता है कि क्या पता कि सीवी विंग्स की ओरिजिनल पावर क्या होगा। यहाँ पे लूफेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग अपनी पावर को आराम से यूज़ कर रहा होता है, उसके बारे में सीख रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग यहाँ पे फाइनली डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे टीचर से पूछेगा कि आखिरकार मैं दूसरे सीवी विंग्स को कैसे खोज सकता हूँ। अब यहाँ पे लूफेंग को बहुत ही जरूरी थी सीवी विंग्स की, ताकि वो और भी पावरफुल टेक्निक्स को जान सके। लूफेंग डिसाइड करता है कि वो इसके थर्ड विंग्स को भी खोज कर रहेगा। लूफेंग वहां से गायब हो जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग तो वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। वो ये क्या कि वहाँ का सामने का एक गैलेक्सी खत्म होता है, डिसअपीयर होता है। मतलब कि लूफेंग ने अपने पावर को यूज करते समय एक गैलेक्सी तक को उड़ा दिया था। मतलब कि आप लोग समझ रहे हो पावर कितनी ज़्यादा लूफेंग की बढ़ चुकी है कि लूफेंग ने अपने पावर का जो कि यूज करते करते टेस्ट करते करते ही गैलेक्सी को ख़त्म कर दिया होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टाइम पास होने लगता है और ऐसे के चलते चलते टाइम पास होने लगता है। लूफेंग अपने थर्ड लेवल ऑफ स्टार टावर्स को भी यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। बताया जाता है कि जब लूफेंग यहाँ पे मिल्की वे हॉर्डे लीडर बना था तो अभी तक से 165 ईयर्स और पास हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन का सीन दिखाया जाता है, रेड बर्ड आइलैंड का 5 करोड़ अरोरा लेक का, जहाँ पे लूफेंग यहाँ पे खड़ा हो जाता है और एक ही झटके में लूफेंग उस जगह पे आ जाता है। लूफेंग पहले तो फाउंटेन के पीछे था, लेकिन वो लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में आ जाता है और यहाँ पे लूफेंग कहता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि अपने अल्टीमेट टेक्निक यूनिवर्स मास्टर को कैसे यूज किया जाए और मेरे पास हाउस ऑफ बीस्ट गॉड भी है और वो सोचता है कि कल्टीवेट करना बीस्ट गॉड पार्ट को ये गॉड लाइक स्पीड में आ सकता है। मुझे इनहेरिटेंस को ओपन करके और भी पावरफुल होना चाहिए। अब यूजुअली देखा जाए तो लूफेंग अपने हर एक चीज के बारे में क्लियर था, उसे पता था कि लैंड ऑफ इनहेरिटेंस उसके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। लूफेंग ने 6,20,000 बैटल्स को फाइट करके ग्लोरी पॉइंट्स को भी अर्न किया होता है, जिसके कारण उसे इनहेरिटेंस की कमी नहीं थी। लेकिन तभी दिखाया जाता कि लूफेंग खड़ा होता, तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है और लूफेंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे 5 कलर अरोरा लेक से एक इमर्ज लाइट निकलने लगती है जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगती है और असल में वो एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस होता है। अब यहाँ पे लूफेंग सामने देखता और कहता है एंसेस्ट्रल गॉड। अब यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज वॉइस कहती है कि ये असल में डॉल्फिस एंसेस्ट्रल गॉड है, चलो मेरे पास आओ। तो लूफेंग उसके तरफ आ जाता है। एंसेस्ट्रल गॉड वही थे जिसने लूफेंग को एक बार बचाया होता है। वहाँ पे 5 का आलोक हट के लूफेंग उसी की तरफ जाने लगता है। लूफेंग अपनी लाइट की स्पीड को तोड़कर आगे बढ़ने लगता है और एक झटके में वहाँ पे आ जाता है। आगे फ्लाई करते करते वो रास्ते में 3000 स्टार्स को देखता है, जहाँ पे 3000 गोल्ड वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे 72 जनरल कंटिनेंट्स होते हैं और ऐसे वो आगे बढ़ता है और सराउंडिंग पैलेस में आ जाता है, जहाँ पे कई सारे टावरिंग पब्लिक स्क्वायर पैलेसेस मौजूद थे और लूफेंग एक एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस के अंदर आया हुआ था। अब लूफेंग दिखता है और कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस तो पाइनिकल फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रू ट्वेल्स है, इसी कारण तो कोई भी यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में नहीं आ सकता है। ह्यूमन काइंड में भी टीचर और जो कि सप्रेस हो चुके हैं वो भी पेयरली कंपेयर बाय एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में। अब यहाँ पे एक वॉइस आती है जो कहती है लूफेंग अंदर आओ। अब लूफेंग अंदर चला जाता है और वहाँ पे हमें सीन चेंज कर एक हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नेवर एंडिंग पिलर होती है, हेवनली पिलर होती है, जहाँ पे कई सारे स्कल्पचर्स बने हुए थे। अब डबल फेस एंसेस्टर अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे और लूफेंग की तरफ स्माइल करते हुए पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है कि तुमने अपने नाम को मिल्की वे हॉर्डे लीडर रखा है। तो लूफेंग भी यहाँ कहता है, तो वो कहते हैं कि मिल्की वे हॉर्डे लीडर लूफेंग, तुम यहाँ पे एंसेस्टर स्कूल में बहुत ही लंबे टाइम से हो और तुमने सब ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे तुम ऑरिजिन यूनिवर्स में हो। तो अभी तुम्हें यूनिवर्स मास्टर बनना बाकी है, लेकिन फिर भी तुम एक अल्टीमेट टेक्निक
टेक्निक यूनिवर्स मास्टर में यूज, यहाँ पे तुम उस टेक्निक को इसलिए क्रिएट कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी स्टोरी लॉ कॉम्पिटिशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और वो आगे कहते हैं कि अभी तक तुम एक ट्रू यूनिवर्स मास्टर नहीं बने हो, जब तुम बनोगे तब तुम यहाँ पे हमारे गार्डियन गॉडली मास्टर बन सकते हो। अब यहाँ पे सबका अलग अलग पोजीशन होता है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में, जैसा कि पहले भी लू फेंग सब ऑर्गेनाइजेशन में था। गार्डियन गॉडली मास्टर सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर ही बन सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ सोचो मत, हमारे हमेशा गार्डियन गॉडली मास्टर ऑफ एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल को कम से कम यूनिवर्स मास्टर का होना चाहिए। वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर ऐसे रोल को नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें अपने आप को ट्रूली में यूनिवर्स मास्टर के लेवल में ब्रेक थ्रू करना होगा। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल लू फेंग से कहते हैं कि तुमने सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में बहुत ही लंबे अरसे से ज्वाइन हो, लेकिन अभी तक तुमने आज तक एक भी सिंगल मिशन नहीं किया है, तो क्या तुम अभी यहाँ पे मिशन के लिए तैयार हो? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे ये मेरी ह्यूमैनिटी और मेरे अच्छे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचा दी तो मैं करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे वो कहते ठीक है। अब यहाँ पे वो मिशन देते हैं जो कि हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। अब यहाँ पे मिशन और भी ज़्यादा बोरिंग होने वाला है। यहाँ पे पता नहीं राइटर को क्या सूझा है, लगता है वो बहुत ही सीरीज को लंबा करने के चक्कर में, जैसा कि हमने सेक्टर लॉर्ड में लू फेंग को देखा कि वो साइड में मिशन करता था जो कि बहुत ही बोरिंग था, वैसा ही अभी होने वाला। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लू फेंग के मिशन को बड़ी जल्दी निपटा सकूं, जो कि मैं डिटेल पॉइंट्स को अच्छे से रखूंगा। अब इस मिशन के दौरान उतना खास नहीं होता, बस लास्ट के एंडिंग में ही ऐसा खास है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मिशन के दौरान, तो तब तक के लिए बाय।